अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इमरान खान ने 25 मई से आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म फौरी इंतख़ाबात का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और मुतालबे की मंजूरी तक दारुल हुकूमत में ही रहने का फैसला कर सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत मुश्किल फैसलों या असेंबली तोड़ने की कशमकश से फिलहाल निकल आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इत्तेहादियों के इजलास में हुकूमत ने मुद्दत पूरी करने के लिए मुश्किल फैसले करने पर इत्तफाक किया और मुत्तफ़िका फैसला किया गया कि अगस्त 2023 तक आईनी मुद्दत पूरी की जाएगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात इत्तेहादी रहनुमाओं के दरमियान होने वाले राब्तों में फैसला किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक मुश्किल फैसले करने हैं, क्योंकि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत महंगे दामों पर लेकर सस्ते दामों पर दे रही है। ज़राए का कहना है कि पिछले दिनों आसिफ जरदारी की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी। अहम शख्सियत से मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें की थी, जिनमें मुशावरत के बाद हुकूमत की मुद्दत पूरी करने का फैसला किया गया। और यह फैसला भी किया गया है कि हुकूमत को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने के लिए गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा। इजलास में फैसला हुआ कि अगर इमरान खान इस्लामाबाद में जलसा करके चले जाएंगे तो उनको सहूलियात फराहम की जाएंगी, लेकिन अगर इमरान खान धरना देकर हुकूमती निज़ाम को मफलूज करेंगे तो उन्हें कानूनी तरीके से रोका जाएगा। धरने से इस्लामाबाद में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ तो कानून हरकत में आएगा। ज़राए का कहना है कि 2 दिन कबल तक नून लीग कबल वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि कबल वक्त इंतखाबात नहीं होने चाहिए। नून लीग का ख्याल था कि अगर मुश्किल फैसले लिए और इत्तेहादी छोड़ गए या उन पर दबाव पड़ा तो इंतखाबात में बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद हुकूमती इत्तेहाद ने मुशावरत की और फैसला हुआ कि अगर इस तरह दबाव में आकर हुकूमत खत्म हुई तो हमारे वोटर्स को गलत पैगाम जाएगा, इसलिए हुकूमत मुश्किल फैसले करेगी। और इमरान खान ने अमन व अमान का मसला पैदा किया तो उसे कानूनी तरीके से हल किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में यह फैसला भी हुआ कि IMF के साथ मुज़ाकरात में हाइल रुकावटों को दूर किया जाएगा ताकि मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिमत में लाया जा सके। इस पेशरफ्त के बाद वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी IMF से पॉलिसी मुज़ाकरात के लिए आज कतर रवाना हो गए हैं। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक हुए, जबकि मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक थे। और ज़राए के मुताबिक इस इजलास में भी यह फैसला किया गया कि हुकूमत हर सूरत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। आज नवाज शरीफ ने हुकूमत से फौरी अलग ना होने के फैसले की तौसीक कर दी है और लॉन्ग मार्च पर प्लान मुरत्तिब करके इत्तेहादी जमातों से शेयर करने की हिदायत भी कर दी है। इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान के किसी भी गैर आईनी मुतालबे को कबूल नहीं किया जाएगा और हुकूमत के खिलाफ मुहाजराई से सख्ती से निपटा जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत कानून हाथ में लेने वालों को गिरफ्तार करेगी, पंजाब की जेलों को साफ करवाने और सियासी शख्सियात को अलग सेल में रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और इत्तेहादियों के फैसले से आम शख्सियात को भी आगाह कर दिया गया है। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्विटर पर बयान देते हुए लिखा है कि मईशत तबाह करने वाले मार्च का ऐलान करके मईशत की बहाली रोकने निकला है, कामयाब नहीं होने देंगे। ये सारी सूरत हाल पर बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से कि अचानक ये फैसले कैसे बदले हैं, ये कैसे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, कल दोपहर तक भी ये इतलात आ रही थी कि मंगल बुध तक असेंबलियाँ तहलील करने का फैसला होगा, इंतखाबात में जाने का फैसला होगा। जुमे तक राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि हमारे हाथ पैर ना बांधे जाएं अगर हमें हुकूमत करनी है। ये क्या हुआ है अचानक? क्या इमरान खान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया तो उसके बाद आप लोगों ने उस वजह से फैसला किया कि हमने मुद्दत पूरी करनी है, कहीं इमरान खान को कहीं ना चला जाए हुकूमत जाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, आपने तो सारी कहानी बयान कर दी है। मेरे लिए तो कहने को आपने कुछ छोड़ा ही कुछ नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। कम से कम मुझे अब मैं आ गया हूँ आपके सामने। आप कहानी की तस्दीक कर देंगे तो भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगले सवालात लेकर के। यही कहानी हुई है? नहीं, मैं कहानी की तस्दीक या तरदीद नहीं करूँगा। मैं थोड़ी सी लॉजिक, जो पॉलिटिकल लॉजिक है, जो वो मैं बयान करूँगा। देखिए, अगर हम कल चले जाते, जिस तरह आप बता रहे थे कि हम 24, 25 या 26 को हमारे जाने का ख्याल था, तो वो नथी हो जाता इनके धरने के साथ, तो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है बहुत डिप्लीट होता। कि एक शख्स जो है उसने धरना आके दिया, उसका 126 दिन का धरना तो हमने बर्दाश्त कर लिया और अल्लाह के फजल से उस धरने से सुरखरू होकर निकले। 5 साल उसके बाद हुकूमत भी की और अब ये 4-5 दिन के धरने के ऊपर जो है ढेर हो गए हम। ये पॉलिटिकली बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं था और ये एक चीज़ थी जो बिल्कुल सब कुछ सामने नज़र आ रही थी, हमको भी नज़र आ रही थी, हमारे इत्तेहादियों को भी नज़र आ रही थी और मीडिया भी यही बात
कमोबेश जो है वो इसी तरफ इशारा बार बार कर रहे थे। तो मैं वो तो एक दबाव था ही, और ये सूनर और लेटर फैसला जो है होना था। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात की तायीद करता हूँ कि हमने एक स्टेज पे ये फैसला ज़रूर किया था कि हम मुश्किल फैसले जो हैं वो जिससे आवाम को जो है दिक्कत पैदा हो, आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो, हम वो फैसले नहीं करेंगे, और ये पॉलिटिकल जो है उससे जो डैमेज होगा उससे भी बचेंगे, और जो है हम फौरी तौर पे 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर जो है हम डिसॉल्व कर देंगे सब। कल की बात है या परसों की बात है, पॉसिबल ये भी हो सकता था। लेकिन ये सारी सोच विचार के बाद जो है कि एक रियासत को ब्लैकमेल नहीं होने देना चाहिए, चाहे उसकी जितनी भी कॉस्ट हो। जब एक दफ़ा रियासत ब्लैकमेल होगी तो वो एक रवायत बन जाएगी। रियासत जो है फिर बार बार जो है हर दौर में, आज भी, कल भी, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, ये रवायत जो है वो तोड़ी नहीं जा सकी। मियां नवाज शरीफ ने ये रवायत तोड़ी। 126 दिन का जो मुहासरा था, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि उसने दारुल हुकूमत का डी चौक में मुहासरा किया था। उस मुहासरे में PTV भी शामिल था, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी शामिल था, पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी शामिल थी, और वो मुहासरा अल्लाह के फजल से हम जो मैसूर लोग थे उसमें उन्होंने बर्दाश्त किया और सुरखरू हुए। तो ये सारा कुछ सामने रख के हमने देखा कि एक और भी इसमें शाज़ेब आर्गूमेंट है। एक पॉलिटिकल कैपिटल है और एक कैपिटल है जो रियासत का कैपिटल है। ये फैसला करना पड़ता है कि जी आपका पॉलिटिकल कैपिटल, ख्वाजा आसिफ का पॉलिटिकल कैपिटल जो है हैज़ प्रेसिडेंस ओवर द कैपिटल ऑफ द स्टेट, और स्टेट हैज़ द प्रेसिडेंस ओवर माय कैपिटल। तो मेरी राय है, मेरी एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज पाकिस्तानी, मेरी राय है कि रियासत का कैपिटल जो है वो प्रेसिडेंस रखता है, वो फौकियत रखता है मेरे ज़ाती पॉलिटिकल कैपिटल के ऊपर। ये भी एक वजह बनी कि ये फैसले जो है इस रुख इसका ये इख्तियार कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है, और ये आर्गूमेंट जो है मैंने दिया भी है। मैंने, अगर आपको याद होगा, 5, 6, 7 रोज़ या 8-10 रोज़ पहले मैंने फौरी इंतखाबात की बात भी की थी। तो उस पर मुझे कोई अपनी पार्टी की तरफ से मुज़ामत का कोई सामना नहीं करना पड़ा था, ना कोई मेरे ऊपर नुक्ताचीनी हुई थी। मेरा एक व्यू था, वो मैंने एक्सप्रेस किया BBC के साथ इंटरव्यू में। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि 1-2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि हम ये मुश्किल फैसले, जो माशी फैसले हैं, इनको पोस्टपोन कर दें, ताकि हम जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल जो है किसी ना किसी तरह अपना सेव कर लें। और दूसरा ये है कि ये फैसले करें, मुश्किल फैसले करें, ताकि जो बाज़-औक़ात जो है आपके कोई अजीज़ रिश्तेदार बीमार हों तो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, उनमें रिस्क भी होता है, लेकिन जान बचाने के लिए आपको ये फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो इस वक्त जो है हमारी जो मईशत की जान बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले हमें करने पड़ेंगे। मेरा ख़्याल है इससे ज़रूर महंगाई भी होगी, इससे मुश्किलात में इजाफा होगा, लेकिन जो दूसरी ऑप्शन है कि अगर हम कुछ भी ना करें तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने का भी अंदेशा है। जिस तरह एक मरीज़ की जान के लिए कोई एक रिस्की ऑपरेशन ना किया जाए, और सब, और फिर उस सारे के सारे में जो इदारे हैं, ज़ाहिर है आप ये कह रहे हैं कि रियासत के लिए कुछ फैसले करने पड़ते हैं, बट ये तासुर था और बाकायदा इतलात थी कि जो इमरान खान साहब प्रेशर बढ़ा रहे हैं उसमें रियासती इदारों के भी जो सरबराह हैं या फिर लोग हैं, उन्होंने आप लोगों को कम्युनिकेट किया है कि इलेक्शन अनाउंस कर दें 20 तारीख से पहले या उनके लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट से पहले। तो क्या जो ये खतरा था कि कहीं हम मुश्किल फैसले करें और पीछे से कालीन ना निकल जाए, वो खतरा भी टल गया है? देखिए शाहजेब, अगर ये सारे अदारों की खैर माशी फैसले जो हैं वो उनका ताल्लुक जो है सारी रियासत के साथ होता है, उसमें अदारे भी शामिल होते हैं। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें हमारे दफाई अदारे भी शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल, सब लोग उसमें शामिल हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्टली जो फाइनेंशियल हमारी या माशी इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो हमारी दफाई सिचुएशन भी वही होती है जो माशी सिचुएशन है। तो उसमें डेफिनेटली
ज़रूर ऑन बोर्ड होंगे वो, और उनसे मुशावरत भी होगी। लेकिन प्राइमरी जो फैसले जो हैं वो तो सिविलियन गवर्नमेंट को जो है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट को जो है वो करने पड़ेंगे और करने पड़ते हैं, ये जो असूल की बात है। लेकिन मैं आपको कंक्लूसिवली जो है ना मैं बात नहीं कर सकता इस वक्त। जो आप मगर मुझे ख्वाजा साहब ये जरूर बताइएगा कि फिर जब ये आप कह रहे हैं कि जब ये अनाउंस किया गया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब से एक सियासी गलती हो गई है, वो अगर 1-2 दिन वेट कर लेते तो शायद असेंबलियां तहलील होने जा रही थी। उन्होंने ये बात देखते हुए, क्योंकि खबर तो बाहर आई गई थी कि असेंबलियां तहलील हो रही हैं, ये अनाउंस कर दिया कि जी मैं लॉन्ग मार्च भी कर रहा हूं, तो कि उनको क्रेडिट मिल जाता कि जी मेरे लॉन्ग मार्च की वजह से इन्होंने हुकूमत तोड़ी है, और उसी वजह से आप लोगों ने फैसला कर लिया कि जी अब हम कंटिन्यू करेंगे और इत्तेहादियों के साथ ये फैसला हो गया। देखिए, आप कह सकते हैं कि मैं आपकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूं। आप सही कह रहे हैं कि ये अगर ये प्रेशर भी था और ये चीज़ उससे नथी हो रही थी, ये हमारी जो डिसोल्यूशन का फैसला जो था उनके धरने के फैसले से नथी हो रहा था, तो वी डिसाइडेड, और ये खासी दिनों से ये आर्गूमेंट चल रहा था कि इसको नथी नहीं होना चाहिए, इसको डिस्कनेक्ट होना चाहिए उसके साथ। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और अगर हम अब टिक जाएं और डिसोल्यूशन ना करें तो डेफिनेटली वो चेकमेट हो गया इमरान खान फिर तो। मगर वो उस सूरत में होगा कि अगर आपकी हुकूमत सरवाइव कर पाए, वो आएंगे और अगर वो एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, एक तवील अरसे का धरना दे देते हैं जिसमें लोगों की भी अगर तादाद ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उनका ख्याल है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी के उरूज पर है, तो फिर ये चेकमेट होगा या उनका फ़ायदा हो जाएगा उल्टा, और आपको अल्टीमेटली जाना पड़ जाएगा। एक इत्तेहादी हुकूमत है बहुत सारे लोगों की आपकी। देखिए, इसमें कोई कंक्लूसिव बात तो शाहजेब की नहीं जा सकती। ये रिस्क है कि किस सिचुएशन में आपको कम रिस्क है और किस सिचुएशन में आपको ज़्यादा रिस्क है। पॉलिटिकल बात भी मैं कर रहा हूँ और पहले मईशत की बात की है, उसमें भी यही चीज़ शामिल है। ये तो वे करना है आपने कि किस चीज़ में आपको कम से कम जो है रिस्क है और यू कैन सेल थ्रू ईजिली स्मूथली। तो ये आप जो कह रहे हैं वो रिस्क तो बिल्कुल डिस्कार्ड तो नहीं किया जा सकता, उसको कम से कम जो है डिमिनिश जरूर किया जा सकता है। उसकी जो वेलोसिटी है या उसका जो वेटेज है वो तो कम से कम किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमने कर लिया है। और ख्वाजा साहब, आप लोग किस तरह निपटेंगे अगर ये धरना दे देते हैं? 2014 में जाहिर है आप लोगों ने इनको धरना देने दिया, जहां तक जाना चाहते थे जाने दिया। उस वक्त आप लोगों का ये भी गिला था कि रियासती इदारों के कुछ अफराद भी इनके पीछे थे। अब जबकि वो तासुर नहीं है, तो आप लोग किस तरीके से डील करने का इरादा रखते हैं? एक सियासी अमल है, उसको होने देंगे? आप सारी बातें खुद ही की बताई जा रहे हैं, मेरे की बात ही कोई नहीं छोड़ रहे। सवाल तो ये जो आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया है, बिल्कुल यही कंपैरिजन है। उस वक्त जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि हम इनको आने देंगे। मेरा ख्याल है 30 अगस्त या 31 अगस्त की रात थी जब ये अंदर आए हैं, और उस पर इख्तलाफात भी हुए। हमारे अंदर जो है हमारे पास मोतबर साथी जो थे, उनका ख्याल था कि इनको अंदर आने नहीं देना चाहिए और हम में इतनी कुव्वत है कि हम उनको रोक सकते हैं। लेकिन मियां साहब ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, ये अंदर आए, वो एक हंगामा हुआ, प्राइम मिनिस्टर के हाउस के गेट तक पहुंचे, पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया, पीटीवी पे कब्जा हो गया, सारा कुछ हुआ। ये रिस्क हमने लिया, लेकिन द रिस्क पेड ऑफ अल्टीमेटली, और हम जो है वो सस्टेन कर लिया हमने। अब सिचुएशन ये है कि उसके बाद जो है इनकी हुकूमत के वक्त भी और 2-3 मेरा ख्याल हो चुके हैं इस इज्तिमा जो है कश्मीर रोड पे एक तयन हो चुका हुआ है जगह का, जहाँ पे धरने वरने जल्द से जुलूस जो है वो हुआ करेंगे। अच्छी बात है। मैं परसों डिफेंस मिनिस्टर आए हुए थे इसके टर्की के, वो मुझे बता रहे थे कि इस्तांबुल में जो है 3-4 जगह जो है डेजिग्नेट हुई हुई हैं इसके लिए, जहाँ पे मुजाहरे होते हैं। वहाँ आए, मुजाहरा करें, जो एक पॉलिटिकल राइट है उनका, वो बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट करें, उसको एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर रियासत को चैलेंज करेंगे, रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे, तो फिर जो भी कानून और कायदे के मुताबिक जो है रिएक्शन जो है रियासत का होना चाहिए वो होगा इंशाअल्लाह। हम रियासत को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। और ख्वाजा साहब, फिर जो प्राइम मिनिस्टर का और आपकी हुकूमत का एक जो इंप्रेशन पड़ रहा है कि फैसला साजी नहीं कर पाते हैं, कभी लंदन की तरफ देखते हैं आते हैं, फिर इत्तेहादियों की तरफ देखते हैं, इत्तेहादियों का कॉन्फ्रेंस मिल जाता है तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की बात कर देते हैं, कभी कराची आके, तो ये फैसले आप लोग करेंगे तेजी से या नहीं करेंगे? नहीं, चले आने दें उनको, तो फिर हमारी फैसला साजी भी आप देख लेंगे इंशाअल्लाह।
वैसे मगर मुआशी फैसला साजी भी तेजी से होती नजर आएगी कि मईशत भी तो चले, मुल्क भी तो चले। सारी फैसला साजी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेरी जुबान की लाज रख लीजिए। वैसे और मुझे ये बताइएगा कि इस सारे के सारे सिनेरियो में क्या आपको ये चीज़ भी कॉन्फिडेंस दे रही है कि इत्तेहादी भी नहीं चाहते किसी भी तरह के इलेक्शन हो? खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान अभी इलेक्शन नहीं चाहेंगे, जिस तरीके से इमरान खान साहब कैंपेन लीड कर रहे हैं। कराची में MQM नहीं चाहेगी, पीपल्स पार्टी को सिंध के अलावा और क्या मिल जाना है नए इलेक्शन से? ये चीज़ कॉन्फिडेंस दे रही है आपको और यही वजह है कि इत्तेहादी भी आप पर यही दबाव डाल रहे हैं कि जी टाइम पूरा करें? जी, हमने जब ये फैसला PMLN की लीडरशिप ने किया कि जी हम इलेक्शन के लिए जाएंगे, तो हमारे इत्तेहादी जो थे वो डेफिनेटली इस फैसले से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं थे। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ। और फिर इत्तेहादियों ने भी कन्विंस करने में किरदार अदा किया आपको? जी बिल्कुल, इत्तेहादियों ने भी कन्विंस करने में जो है वो कन्विंस करने में एक किरदार जरूर अदा कर रहे हैं। वो जो जिस तरफ बातें आपने जो निशानदेही की है उस तरफ जो हम जा रहे हैं उसमें इत्तेहादियों का भी किरदार है। वैसे और आपके कन्विंस ना होने में, हुकूमत ना चलाने का एक मसला ये भी था, वही के नीचे से कालीन ना खींच लिया जाए, तो बीच में आपके एक इत्तेहादी आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई और फिर उस मुलाकात के बाद कोई एश्योरेंस मिली है कि ऐसा नहीं होगा भाई, आप मुश्किल फैसले करें और मईशत चलाएं? मुझे इस बात का कतई तौर पर इल्म नहीं है। मुझे ये पता है मियां साहब की जो है या उसकी कार्रवाई जो है या जो बातें हुई हैं, मुझे कतई तौर पे इल्म नहीं है। मैं ऐसे कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, प्लीज। अच्छा, मगर अब ये इल्म है आपको कि हुकूमत अब मुश्किल फैसले करने जा रही है और वक्त पूरा करने का फिलहाल फैसला हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो इमिनेंट जो बात की जा रही थी वो हम बिल्कुल इस धरने के साथ उसको जो है ना जुड़ने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 24, 25, 26 की एक बात चल रही थी कि गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, दैट इज फॉर द टाइम बिंग जो चीज़ जो है ना वो इमिनेंट नहीं रही। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का ऐलान और उसके बाद ये फैसला जो कि होने जा रहा था असेंबली तहलील करने का, किस तरीके से बदला है, ये गुफ्तगू आप देख रहे हैं। क्या मामला अचानक हुए हैं, क्या हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में, इस पर और ज़्यादा आपके सामने तफसीलात रखेंगे ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, तेज़ी से तब्दीलियाँ क्यों हो रही हैं? हमारे साथ सलीम साफ़ी साहब और महर बुखारी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, वीकेंड तक तो खबरें थी कि हुकूमत जा रही है, तहलील करने का फैसला हो गया, ख्वाजा साहब भी कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा इरादा हो रहा था, मगर अचानक इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च अनाउंस करते हैं और उन्होंने कहा यह भी एक वजह बना है कि हमने हुकूमत तहलील ना करने का और कंटिन्यू करने का फैसला किया है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्योंकि जुमे तक तो राना सना भी कह रहे थे हमारे हाथ पैर ना बांधे जाएं, वो भी उस तरफ इशारा कर रहे थे। एग्जैक्टली ये हुआ है शाहजेब, मेरी मालूमात के मुताबिक कि हुकूमत ये चाहती थी कि सख्त बजट, ज़ाहिरी बात है आप इकानमी को समझते हैं कि ये बजट जिस तरीके से इमरान खान साहब ने मामले को छोड़ा है तो शायद तारीख़ का सख्त तरीन बजट होगा। तो हुकूमत ये गारंटी चाहती थी कि उसके बाद उनको हुकूमत करने दिया जाए, और फिर अदलिया के कुछ फ़ैसलों से भी वो डर गए थे। तो वो ज़ाहिर है कि उस गारंटी को इस तरह तो कोई भी नहीं दे सकता था। तो उस सिलसिले में कुछ बैकडोर राब्ते वगैरह हो रहे थे जरदारी साहब इधर उधर से। तो एक तो बहरहाल उनको ये यकीन दिलाया गया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसी तरह न्यूट्रल रहेगी जिस तरह के पहले थी, और हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने की उसके बाद भी कोई कोशिश नहीं की जाएगी, ना उन पे ज़ोर डाला जाएगा कि वो जल्दी इलेक्शन कर ले या और कर ले, सियासतदान जाने और उनका काम जाने। तो मेरे ख़्याल में बुनियादी वजह वो यही बनी है। और दूसरा, हुकूमत से ये शिकायत थी कि वो ये फ़ैसले नहीं कर रही है, IMF का मामला था, बाकी चीज़ें थी, तो हुकूमत भी उसके लिए तैयार हुई है। और फिर इमरान खान साहब ने जब मार्च अनाउंस किया तो इस हद तक ख्वाजा साहब की बात दुरुस्त है कि अब उसके बाद अगर हुकूमत कोई लचक दिखाती है तो वो इमरान खान की फतह और बाकी तमाम इत्तेहादी जमातों की शिकस्त से ताबीर होगी। इसलिए आज हुकूमत ने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली, खुसूसन मुस्लिम लीग नून ने, कि वो इस सेटअप को चलाएंगे जब तक चला सकते हैं। मेहर बुखारी साहब, आप बताइएगा, वाकई ये इतलात थी कि हुकूमत जाने वाली है? ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं कि कंफर्म था, ये अचानक क्या हुआ है? वाकई
सिर्फ इमरान खान साहब के ऐलान की वजह से या कहीं और से अश्योरेंस दी गई है ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए? बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है शाहजेब। बिल्कुल ये प्रेशर भी था और ये इतलात भी मुसद्दका थी, दुरुस्त थी कि अब अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं, असेंबलियां तहलील की जाएं और एक नया फ्रेश मैंडेट लिया जाए। जिधर दबाव और प्रेशर महसूस होना था वो हो भी रहा था, मगर कुछ वक्त मांगा गया था इमरान खान साहब से कि सब एक पेज पर आ जाएं और ये काम हो सके और किस तरह होगा और क्या करके होगा। कुछ इंतखाबी इस्लाहात भी हुकूमत लाना चाह रही थी, कुछ इनके और काम भी दरकार थे और साथ एक जिसको क्लीन एग्जिट कहते हैं कि जिसका साफ़ी साहब जिक्र कर रहे थे कि यह हजीमत और एम्बेरसमेंट भी ना फेस करना पड़े, वो भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। मगर 20 को जो ऐलान करना था वो 5 दिन बाद भी जब तक कोई एश्योरेंस नहीं आई, कोई क्लैरिटी नहीं आई, तो इमरान खान साहब को हमारी इतलात के मुताबिक वो ऐलान करना पड़ा, क्योंकि उनको बहरहाल जो एतमाद है उनका वो उसको बड़ी ठेस पहुंची हुई है। जिधर से कहा जा रहा था थोड़ी देर रुक जाइए, उधर से कोई ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब मैं मज़ीद नहीं एतमाद कर सकता, ना ही वेट करूंगा। 5 दिन और भी गुजर चुके हैं और अब ये ऐलान किया जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बादज़ां जो इतलात और बातचीत हमारी होती रही कुछ एसेंशियल क्वार्टर्स से भी, इट वाज़न्ट टेकन वेरी वेल, अच्छी तरह इसको नहीं लिया गया कि जब रोका जा रहा था कि और 1-2 दिन रुक जाएं तो क्यों नहीं वो रुके। मगर उसके बाद बहरहाल आपने सियासी जमातों का भी आज क्लैरिटी नून लीग की हुकूमत की तरफ से देखी है। इसमें मैंने जिस हद तक कोशिश की है ढूंढने की, मुझे कोई गारंटी या एश्योरेंस जो वो चाह रहे थे वो उसका पता नहीं चला। अभी भी यही महसूस हो रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में भी कोई ऐसी खबर आ सकती है। गो कि ये अनाउंस तो कर चुके हैं हुकूमत कि हम अब पूरा अपना आईनी मियाद पूरी करेंगे, मगर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आपको मैं ये कहूँ कि देयर इज़ कन्फ्यूजन एवरीवेयर तो गलत ना होगा। मेरी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से, मुतल्लिका इदारों की शख्सियात से आज पूरा दिन बात होती रही है, कल भी बात होती रही है। देयर इज़ अटर कन्फ्यूजन। सो कुछ नहीं कहा जा सकता अभी कि भाई ये ऊँट इस करवट बैठ गया और अब बैठा ही रहेगा और आईनी मियाद पूरी करेगी हुकूमत। तो साफी साहब, अब जब खान साहब आएंगे, ज़ाहिर एक फैक्टर तो ये है कि खान साहब को 2014 में जो नून लीग का इल्ज़ाम था कि इदारों की सपोर्ट थी धरने में, अगर वो फैक्टर नहीं है, न्यूट्रलिटी का वादा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ये दावा है कि वो अपनी जो मकबूलियत है उसके उरूज पर हैं और ज़ाहिर उन्होंने अपना टर्नआउट भी दिखाया है जलसों में, बहुत ज़्यादा लोग आ गए। तो हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी है या फिर सूरत हाल अचानक बदल सकती है अगर इमरान खान साहब दबाव डालने में कामयाब हो गए? असल में इमरान खान साहब जिस चीज़ के लिए दबाव डाल रहे थे तो वो पहला तो वो इसके लिए डाल रहे थे कि न्यूट्रलिटी छोड़ के माजी की तरह उनके गैर आईनी तरीके से उनका सपोर्ट करें। अब ज़ाहिरी बात है कि मुल्क की सलामती और उस इदारे के वक़ार के तकाज़े के तौर पर वो न्यूट्रल हो गए थे। और दूसरी फिर इमरान खान साहब की ये कोशिश थी कि अब जल्द अज जल्द अगर इस हुकूमत को इस्तीफ़ा पे मजबूर कर दिया जाए और इंतखाब निगरान हुकूमत कायम हो। अब अगर वो सूरत बनती है और निगरान हुकूमत कायम होती है तो ये तारीख़ का जो मुश्किल तरीन बजट है ये फिर निगरान हुकूमत को बनानी और पेश करनी पड़ेगी और उसका निगरान हुकूमत का मलबा हमेशा फिर इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाला जाता है। फिर जाहिर है कि अगर ये मुतालबा मान लिया जाए तो कल फिर इलेक्शन कमीशन का वो मुतालबा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर इलेक्शन भी मुतनाज़ा होगा। और फिर इस वक्त इमरान खान साहब ने जो रीत डाल दी है फ़ौज को गालम गलूच का, तो ज़ाहिरी बात है कि उनके पास तो 1-2 जाली मफरूज़े हैं अमरीकी साजिश का, लेकिन उस सूरत में फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, कौमपरस्त जमातें, ये सारी इमरान खान के नक्श कदम पे जाते हुए इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक ज़ुबान हो जाएगी। तो उस सूरत में जिस मुश्किल से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को निकालना चाहती है तो वो मुश्किल उसके लिए कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए वो इमरान खान की किसी ख्वाहिश को पूरी करने से कासिर है और उन्होंने दोनों फरीकों से कह दिया कि भाई हम न्यूट्रल है, आप लोग जाने, आपका सियासत जाने। मेरे साहब, इसमें जो ज़ाहिर मेरी भी कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात हुई तो वो हैरान हैं कि उनको भी लग रहा था कि हुकूमत बस अपने जाने का अनाउंस करेगी और ये अचानक फैसला आ गया, तो हैरान भी है, थोड़े से मायूसी भी नज़र आ रही है। मगर कुछ ऐसा हुआ है कि इमरान खान खुद भी हैरान हुए हैं पिछले दिनों, जिस तरीके से लोग खुद ब खुद निकल गए थे या जो टर्नआउट उनके जलसों में आया है। अभी तक कोई सरप्राइज इमरान खान साहब दे सकते हैं अगर फैसले हो भी जाएं और ये दबाव दोबारा हुकूमत पर पड़ सकता है अगर उनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का धरना हो जाए या लॉन्ग मार्च हो जाए?
देखिए, धरनों की तारीख से तो ये नहीं पता चलता कि आप कोई हुकूमत गिरा देंगे। ये फैसले तो जिधर होने हैं उधर से ही होने हैं। मगर देखिए, ये इदारों पे तनकीद करना जिसका जिक्र अभी साफ़ी साहब कर रहे थे, ये तो इस जुर्म में तो बराबर के हिस्सेदार हैं सारी सियासी जमातें, कुछ ज़्यादा हैं कुछ कम हैं। कल को नवाज शरीफ साहब ने भी कम गालियाँ नहीं दी जो आज इमरान खान साहब करें, ये एक अलग मौजू है। द इशू राइट नाउ इज़ कि शहबाज शरीफ साहब अपने ऊपर इतना बड़ा धब्बा नहीं अफोर्ड कर सकते कि 1-1.5 माह के अंदर जो करने वाले फैसले थे वो भी नहीं किए, पॉलिसी एक्शन जो है वो भी ना ले सके। अगर इस तरह वो बाहर जाएंगे तो इस टाइम के ऊपर अभी इलेक्शन नून लीग को सूट नहीं करता है। एक ऑल टाइम लो पे है वो अपनी मकबूलियत के हवाले से, इन एक्शन की वजह से, महंगाई की वजह से। आप देख रहे हैं कि शरह सूद भी आज एक बार फिर बढ़ा दी गई है, इसका भी एक डोमिनो इफेक्ट आएगा। सो आई डोंट थिंक दे कैन अफोर्ड इट। गो के मियां साहब और मरियम साहिबा बड़े क्लियर थे इस हवाले से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के इसरार पे भी, और साथ उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है अभी वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं कि ये अपनी म्याद पूरी करनी चाहिए। अब ये उन्होंने गैम्बल खेला है, हाउ इट टर्न्स आउट फॉर देम अल्लाह जाने। मगर एज ऑफ राइट नाउ अगर आप मकबूलियत के हवाले से आपका सवाल है तो अगर इलेक्शन आज हो जाए तो वो तो इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे। शायद इन हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज़ को सबसे ज़्यादा इसका भी नुकसान होगा, गिवन जो हमारी मुआशी सूरत हाल भी है। IMF के साथ भी जो हालात हैं अभी वो एक और गैम्बल है। अब एन उस टाइम के ऊपर जब ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, क्या वो मानेंगे कि इतनी सियासी हमआहंगी और क्लैरिटी आ गई है कि ये अब वापस बहाल हो सकता है प्रोग्राम के नहीं? आई मीन एवरीथिंग इज अप इन द एयर राइट नाउ, बट बी वेरी मच बी रेस्ट अश्योर्ड कि जिन्होंने फैसले करने आज भी उन्होंने ही करने हैं। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी है। दूसरी तरफ इदारों के न्यूट्रल होने पर मुसलसल तनकीद करने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल फौज से ये कहा कि आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहें। हम जितनी भी देर हम वहाँ रहेंगे, एक चीज़ हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। लेकिन इससे पहले इमरान खान न्यूट्रल होने के हवाले से तनकीद करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल की अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी किसी को। आप या हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। क्या तुम इंसाफ के साथ खड़े हुए? क्या तुमने जुल्म का मुकाबला किया? आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? पूछेगा अल्लाह आपसे। आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूँ, आपको उसने ये इजाजत नहीं दी। 2 अप्रैल को जब उस वक्त की अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की खबरें गर्म थीं तो उन्होंने कहा कि सर एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि हम न्यूट्रल हैं तो ये बड़ा अच्छा है। मुझे तो समझ नहीं आई कि इसमें क्या इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का है कि हम न्यूट्रल हैं, बड़ा अच्छा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल इस जो ये मुल्क जिधर पहुंचा दिया गया है तो उनका अच्छा काम के कोशिश करें कि इसमें सोल्यूशन निकालें। इसमें कौन सी बुरी चीज है? उनको किसने कहा सोल्यूशन निकालने का? आपने कहा या अपोजिशन ने कहा? पहले तो मैं ही आपको बता रहा हूं कि इसमें कोई बुरी चीज क्या है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये कि अच्छा जी कोई, यानी इसमें तो अच्छा है ना। और जब इमरान खान के फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे थे और नून लीग को फौज से शिकायत हो रही थी तो उन्होंने खुद जनरल बाजवा की तारीफ करते हुए उन्हें न्यूट्रल करार दिया था। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं? सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। और फिर बार बार मौक़िफ़ बदलने के बाद आज एक बार फिर इमरान खान कह रहे हैं कि फौज अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहे। दूसरी जानिब जहां सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है वहीं सियासत में बर्दाश्त और अखलाकियात की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने मरीम नवाज से मुताल्लिक़ काबिल एतराज़ बात की और अब JUI के रहनुमा राशिद सुमरो ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की वालदा से मुताल्लिक़ इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई काबिल एतराज़ बात की है। इमरान खान उनके सियासी हरीफ हैं, उन पर तनकीद करनी है तो सियासी करें, मगर जिस तरह की ज़बान राशिद सुमरो ने इस्तेमाल की है वो काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान की सियासत के लिए बुरा है, पाकिस्तान के लिए बुरा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात के लिए आज कतर चले गए हैं और हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत ने अब क्योंकि मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया है इसलिए IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मुश्किल फैसले लेने का भी फैसला कर लिया गया है।
और इस सिलसिले में तेल की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा और मईशत की तरक्की को कम करके खसारे पर काबू पाने के IMF के अहकाम पर भी अमल किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में स्टेट बैंक ने शरह सूद में आज मजीद 1.5% इजाफा करके उसे बुलंद सतह पर यानी 13.75% पर पहुंचा दिया है। स्टेट बैंक के आज मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक इस कदम से महंगाई और बैरूनी इस्तेहकाम को लाहक खतरात से निपटने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक इस साल हुकूमत की तरफ से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और उसके साथ साथ पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी से डिमांड में इजाफा हुआ है और पॉलिसी फैसलों में गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से एक्सचेंज रेट पर भी दबाव में इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक उबूरी अदादोशुमार के मुताबिक 5.97% की मुआशी तरक्की तवक्कात से ज्यादा है और अप्रैल के महीने में 13.4% की महंगाई भी गैर मुतवक्के तौर पर 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर रही है और गुज़िश्ता 6 माह से महंगाई डबल डिजिट में ही है। स्टेट बैंक के मुताबिक खसारे पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है। तेल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने से आर्जी तौर पर महंगाई में तो इजाफा होगा और महंगाई अगले माली साल में भी बुलंद सतह पर रहेगी, मगर माली साल 2024 में तेजी से नीचे आएगी। स्टेट बैंक मुआशी इस्तेहकाम की बात कर रहा है, खसारे कम करने की बात कर रहा है और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुआशी तरक्की को नीचे लाने की बात कर रहा है, क्योंकि मुआशी तरक्की के साथ साथ बढ़ते हुए तिजारती और बजट खसारे ने खतरात पैदा कर दिए और स्टेट बैंक के मुताबिक इन इकदाम से अगले माली साल में मुआशी तरक्की गिरकर 3.5 से 4.5% पर आ जाएगी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन भी मुआशी तरक्की को सुस्त करने की बात करते रहे थे। ज़ाहिर है अगर हमने देखा कि ये ओवर हीट हो रही है इकॉनमी, तो हमने पहले भी कुछ वो लिए हैं, मेजर्स लिए हैं, जिसमें हमने वो कैश मार्जिन बढ़ा दिए और कोई गाड़ियों के ऊपर हमने कोई ड्यूटी श्यूटी बढ़ा दी है, तो और भी हम करेंगे कि, लेकिन ये है कि हमने अनसस्टेनेबल नहीं होने देना अपनी ग्रोथ को। Let me tell you that our growth is not slowing down. If we want to slow down the growth, it'll be basically us. And that will be just to make sure that the imports don't explode. मेरा प्रॉब्लम और है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये ओवरहीट ना हो जाए ये इकॉनमी, ये जो बढ़ रही है, जो हम 5% का ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, ये ना हो कि ये इसको इतनी आगे जाना शुरू हो जाए कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए ऑन दी एक्सचेंज साइड, एक्सचेंज और जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की साइड, और वो हम उसको मैनेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह होती रहेगी। मगर अब इन तमाम इकदाम के बाद तरक्की की शरह तो कम हो जाएगी। करंट अकाउंट खसारे में भी कमी के आसार नुमायां हैं, मगर स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गुज़िश्ता साल सितंबर से शरह सूद में मुसलसल इजाफा कर रहा है, मगर बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा, लोकल डिमांड और इंतजामी मसाइल फिर भी महंगाई में इजाफे का बाइस बनते रहे हैं। इमरान खान ही की हुकूमत में गुज़िश्ता साल नवंबर में महंगाई डबल डिजिट में जा चुकी थी। उनकी हुकूमत में जारी किए गए दादोशुमार के मुताबिक नवंबर 2021 में महंगाई में 11.5%, फिर दिसंबर में और बढ़कर 12.3%, फिर जनवरी 2022 में मजीद बढ़कर 13% पर महंगाई पहुंच चुकी थी। फिर फरवरी में 12.2% और मार्च में 12.7% रही और फिर अप्रैल की महंगाई 13.4% रही। मगर सितंबर 2021 से ही बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाना शुरू कर दी थी। स्टेट बैंक ने सितंबर में शरह सूद 7% से 7.25% कर दी। फिर 19 नवंबर को शरह सूद में मजीद 1.5% का इजाफा करके उसे 8.75% कर दिया और स्टेट बैंक ने लिखा कि महंगाई और बैलेंस ऑफ पेमेंट के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। स्टेट बैंक ने नवंबर ही की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में मजीद लिखा कि महंगाई और करंट अकाउंट खसारे के खतरात में तवक्कात से ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ है। फिर 14 दिसंबर 2021 को स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% का इजाफा करके उसे 9.75% कर दिया और लिखा कि इस फैसले का मकसद बढ़ती हुई महंगाई को रोकना और मईशत को इस्तेहकाम देना है, क्योंकि नवंबर में महंगाई 11.5% की सतह पर पहुंच गई है। मगर फिर 24 जनवरी को स्टेट बैंक ने शरह सूद को 9.75% पर बरकरार रखा और इस उम्मीद का इजहार किया कि पहले किए गए इकदाम से महंगाई की तवक्कात में कमी आई है। फिर जनवरी में महंगाई का नंबर 13% आया, फरवरी में महंगाई 12.2% रही। इमरान खान ने IMF से वादे के बावजूद पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे के बजाय कमी कर दी और स्टेट बैंक ने शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखी। तो अगले ही दिन 9 मार्च को कमर्शियल बैंक्स ने कम रेट पर हुकूमत को पैसे देने से इनकार किया और स्टेट बैंक ने शरह सूद 9.75% रखी थी, मगर कमर्शियल बैंक्स ने 11.45% पर जाकर हुकूमत को कर्ज दिया, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को पता था कि हुकूमत का खसारा बहुत ज़्यादा है, ऊपर से तेल और बिजली पर सब्सिडी दे दी है और IMF प्रोग्राम में होने की वजह से हुकूमत स्टेट बैंक से भी कर्ज नहीं ले सकती, इसलिए उन्होंने मनमानी कीमत वसूल की। फिर मार्च की महंगाई 12.7% आई और स्टेट बैंक ने इमरान खान के वजीर आजम होते हुए ही फौरी हंगामी इजलास किया और शरह सूद में एक साथ
2.5% का इजाफा करके उसे 12.25% कर दिया। और उस वक्त स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में लिखा कि गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद से अब तक महंगाई के खतरात में मजीद इजाफा हो गया है और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने और ज़र मुबादला के ज़खायर गिरने की वजह से मुआशी इस्तेहकाम को दरपेश खतरात में इजाफा हो गया है। मगर फिर 12.25% पर शरह सूद करने के बाद भी इस हुकूमत को कमर्शियल बैंक से 15% से ऊपर जाकर कर्ज लेना पड़ा। कायबोर भी 15% से ऊपर चला गया और ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 10.8 अरब डॉलर्स रह गए थे, जो 2 माह की दरामद के लिए भी काफ़ी नहीं थे। और फिर शहबाज शरीफ हुकूमत के फैसला ना करने की वजह से मुआशी गैर यकीनी बढ़ती चली गई, रुपया गिरता चला गया, स्टॉक मार्केट गिरती रही, रुपया आज भी मजीद गिरा और आज डॉलर 200 रुपये 93 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट मजीद 650 पॉइंट्स गिर गई, क्योंकि शहबाज शरीफ हुकूमत एक दिन एक बात करती है, अगले दिन दूसरी बात कर देती है। और अब देखना यह है कि मिफ्ता इस्माइल दोहा में जो IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए वादे करके आएंगे, तो शहबाज शरीफ उस पर अमल करेंगे या वही करेंगे जो गुज़िश्ता 40 दिनों से कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, 1.5% का शरह सूद में स्टेट बैंक ने इजाफा किया है और ज़ाहिर है स्टेट बैंक चाहता है कि मुआशी तरक्की में स्लो डाउन आए, मगर हमने देखा है कि शरह सूद में मुसलसल इजाफे के बावजूद महंगाई डबल डिजिट में ही रही है। ज़ाहिर बैन अल-अक़वामी फैक्टर्स भी उसमें हैं, लोकल मसाइल भी हैं, करंट अकाउंट खसारा बहरहाल कम हो रहा था। आपको लगता है कि शरह सूद में मजीद इजाफे की ज़रूरत थी या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस फैसले पर? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात कुछ नहीं है। 1 से 1.5% की एक्सपेक्टेशन थी। आई थिंक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही है, कोई सरप्राइज़ की या ताज्जुब की बात नहीं है। और पाकिस्तान में तो ये बड़ा नॉर्मल सा हो गया है। पहले हर 4-5 साल के बाद होता था कि इकॉनमी ओवरहीट होती थी, अब ये हर 2-2.5 साल बाद होने लगा है। तो मेरे ख्याल में ये सही स्टेप है और जो दूसरे इक़दामात भी लिए हैं वो भी मुनासिब हैं। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं उनकी कुछ प्री कंडीशंस भी होती हैं, वो भी इसका पार्ट हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में ये तवक्कुआत के ख़िलाफ़ नहीं है, यही एक्सपेक्टेशन थी। और एक अच्छी बात स्टेट बैंक की प्रेजेंटेशन में और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट से ये भी लगी कि गवर्नर साहब के बदलने से ना तो उनका कोई व्यूज़ बदला है, ना उनका प्रेजेंटेशन का स्टाइल बदला है, ना उनकी थिंकिंग बदली है, जिससे ये लगता है कि वाकई सेंट्रल बैंक काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट और काफ़ी प्रोफेशनल हो गया है। मतलब अगर स्टेट बैंक मुसलसल शरह सूद बढ़ाते आया है गुज़िश्ता साल से, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी थी मगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी थी, तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते थे। अब आपको लग रहा है कि जो फिस्कल पॉलिसी है इसके साथ इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा? ये बिल्कुल आई थिंक रिप्ले हो रहा है। पिछली हुकूमत का भी यही था कि जब इंपोर्ट बिल बढ़ने लगा तो सेंट्रल बैंक ने पहले एक्ट किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लेट किया या बिल्कुल ही नहीं किया। यहाँ भी इसी तरह का है कि सेंट्रल बैंक ने कर दिया है, बल्कि उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी ये कहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिस्कल साइड पर भी चीज़ें होंगी। इसका मतलब है उनका इशारा है कि सब्सिडीज़ कम होंगी और टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। और गवर्नर साहब, एक्टिंग गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि हम इस अजम्पशन के साथ हमारा ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है कि हुकूमत जो है बहुत जल्द सब्सिडीज़ को ख़त्म करेगी, बिलखुसूस तेल पे ना सिर्फ ख़त्म करेगी बल्कि वो ग्रेजुअली PDL और जो सेल्स टैक्स है वो भी लाएगी। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि सेंट्रल बैंक ये समझ रहा है कि फिस्कल साइड पे मिनिस्ट्री जो इक़दामात में डिले कर रही है वो मिनिस्ट्री को करने पड़ेंगे। और स्टेट बैंक गवर्नर ने ये भी खुशखबरी दी कि मुज़ाकरात IMF से हो रहे हैं। अगर 25 को नहीं तो कुछ दिन लेट हो सकता है, मगर वो बड़े होपफुल लग रहे थे कि ये हो जाएंगे। सब अगर इस सारी सूरत हाल में IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाता है, 14.25% की शरह सूद है, जिससे ज़ाहिर वाज़े तौर पर नज़र आता है कि स्लो डाउन आएगा। आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी भी आ पाएगी मईशत में, या फिर खतरात बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रहे हैं? देखिए, कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी अगर IMF हो जाए, क्योंकि IMF की वजह से काफ़ी दूसरी फंडिंग है वो भी लिंक्ड है। और सेंट्रल बैंक ने बताया है कि अगले साल वो समझ रहे हैं कि फंडिंग गैप जो है वो $44 बिलियन का रिक्वायरमेंट है और $51 बिलियन का फंडिंग होगी। तो अगर IMF से आने से काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में 2019 में शायद नहीं थी, जब इसी तरह का एक क्राइसिस था पाकिस्तान में, एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन थी। वो है
कि पॉलिटिकल माहौल इस दफ़ा काफ़ी टेंस है रादर दैन जो 2019 में था। दूसरी जानिब जितनी ज़्यादा ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अभी हैं, ख़ास तौर से तेल की कीमतें, वो 2019 में नहीं थी। तो एक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, मगर सस्टेनेबल स्टेबिलिटी के लिए ये जो दो फैक्टर हैं मेरे ख्याल में इनको भी रिजॉल्व होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखना ये भी है कि जब कमर्शियल बैंक से हुकूमत पैसे लेने जाएगी तो वो किस तरह सूद पर मिलते हैं। क्या जो माजी करीब में बैंक्स का रवैया रहा है वही बरकरार रहता है या नहीं, और अगर रहता है तो स्टेट बैंक क्या करेगा। आज में हमें तैयार दीजिए।